दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 7 दिसंबर 2025 को पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था तो उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे आज के इस लेक्चर में। और दोस्तों इसी के साथ शिफ्ट 2 के लिए अगर जो 7 दिसंबर का शिफ्ट 2 हुआ है उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हल करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में आपको जो वीडियो का एक थंबनेल दिखाई देता है उस पर क्लिक करके भी आप शिफ्ट 2 देख सकते हैं या फिर उसका डायरेक्ट लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा 7 दिसंबर पहले शिफ्ट में जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि 6 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसकी अपेक्षा 7 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैथ से रिलेटेड या फिर जो आपका रीजनिंग है ये प्रश्न भी मतलब इतने आसान तो नहीं हैं जितने कि 6 तारीख को पूछे गए थे पहली और दूसरी शिफ्ट में। तो आइए देखते हैं कि जो 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है ना, उनके लिए ये प्रश्न करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, इतना आसान तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो दोस्तों उत्तर बनेगा कौन सा। यदि a + b = 15 और ab = 14 तो कह रहे हैं कि a - b = 13। अब यहाँ पर इसको देखा जाए ना तो a और b की वैल्यू जो आ रही है या तो 1 14 आएगी या 14 1 आएगी। और जो आपका फार्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा x - 1 x - 14 और = 0। इसको आप सरल करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप ax² + bx + c से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मूल जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ±13 आएगा, जबकि यहाँ पर केवल 13 दिया गया है केवल प्लस में। तो मतलब ये जो है ये इसका हल अशुद्ध है, विकल्प डी आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, डिटेल में प्रश्नों को मैं एक वीडियो में हल करवा दूंगा, चारों शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मैथ के सारे करवा दूंगा, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रदेश उष्ण होते हैं और इसमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। और ये भी कह रहे हैं कि दृढ़ काष्ठ यानी कि कठोर वृक्ष जैसे कि एबोनी महोगनी यहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं। दोनों ही कथन आपके सही हैं, विकल्प सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी। दोस्तों इसका आंसर बनेगा विकल्प ए। आपको पता है कि अकबर ने यह नीति चलाई थी सुलह कुल, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन है कि गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है, ये बिल्कुल सही है, नीले रंग का हो जाता है। कारण क्या है कि गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो ये भी सही है। यानी कि जो ए है और आर है दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है, तो 4 का जो दोस्तों उत्तर है यह डी बनेगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो डी आपका जो विकल्प है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो आधार धातु कोबाल्ट होती है, बेस मेटल के रूप में कोबाल्ट को जाना जाता है, ये आपका सही है। और कह रहे हैं कि कीमती धातु प्रीसियस मेटल होता है सिल्वर चांदी, ये भी सही है। अधात्विक खनिज होता है ये कार्बन होता है डायमंड, ये भी आप जानते हैं। लौह मिश्र धातु बता रहे हैं निकेल होता है, जो कि सही नहीं है, ये आपका जो है गलत है, यानी कि यही आपका उत्तर है विकल्प डी। ठीक है ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित करिए। देखो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न, हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ, जितने भी लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया था सबको पता होगा कि एक भी प्रश्न बाहर से तो नहीं आया है। अगर जिन लोगों ने पढ़ा है ना सारे प्रश्न मैंने करवाए थे। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ठीक है ना। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, 2017 में हुई थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत दोस्तों ये होती है 1955 में, 1955 में। और भारत नाबार्ड की स्थापना 1982 में। ठीक है, बस इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। सबसे पहले आएगा आपका पहला वाला विकल्प, उसके बाद तीसरा वाला विकल्प, फिर आएगा चौथा और फिर आएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 वाला जो विकल्प है ये आपका सही है, 1 3 4 2, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है ना।
जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है। देखो दोस्तों, भगवती सूत्र में भी है, अंगुत्तर निकाय में भी है, लेकिन अंगुत्तर निकाय यहाँ पर क्या करें, बौद्ध ग्रंथ, तो अंगुत्तर निकाय आपका सही आंसर है। भगवती सूत्र में भी है लेकिन वो जैन ग्रंथ है, ठीक है ना, तो अंगुत्तर निकाय इसका बिल्कुल सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 2022, ये जो सूचकांक था राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 नीति आयोग ने जारी किया था, इसमें टॉप पर रहे थे कौन से, तो दोस्तों ये थे गुजरात, केरल और पंजाब। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। अभिकथन है कि चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। देखो दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कक्षा 6 में ही कि चक्रवात कब बनते हैं, जब वायुमंडलीय दाब उच्च नहीं बल्कि निम्न होता है। तो पहला कथन आपका यहाँ पर गलत हो गया। और उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, ये आपका सही है। यानी कि ए गलत है, आर सही है। ए असत्य है, आर सत्य है, विकल्प सी आपका उत्तर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। अभी नवंबर में ये कंफर्म हुआ था, नवंबर में जब ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो भारत में होंगे। भारत में अहमदाबाद शहर इसकी तैयारी कर रहा है, तो विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग के बारे में पहला कथन है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सही है। और परिसीमन आयोग के आदेश का जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प सी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है ना। पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के आधार पर ये जो कूट हैं उनमें से सही उत्तर कौन सा बनेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर तो आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, हालांकि साइंटिफिक नेम आपसे कहा गया था मैच कराने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और मोर जो होता है इसे क्या कहते हैं आप, इसे दोस्तों आप क्या कहेंगे, पावो क्रिस्टेटस। तो ये आपका तीसरा वाला जाके मैच हो गया, ठीक है ना, तो 3 आ गया पहले। इसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या होता है, टाइगर होता है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये आपका 2 वाला विकल्प सही हो गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, इसको कहते हैं नेलुम्बू, नेलुम्बू ल्यूसीफेरा, ठीक है ना, तो ये आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद 1 वाला तो सही होना ही है। तो इस प्रकार से 3 2 4 1 वाला जो विकल्प है 3 2 4 1 3 2 4 1, ये ऑप्शन ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो एक इसमें सही सुमेलित नहीं है, वही आपको पहचानना है। विद्युसाल भंजिका राजशेखर को कहा जाता है, ये आपका करेक्ट है। प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभ मसूरी, ये भी सही है, चंद्रप्रभ सूरी। और पृथ्वी राज विजय ये लिखा गया है जयानक, तो ये भी आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो भुवन कोश है क्षीर स्वामी को नहीं बल्कि भुवन कोश किसको कहा जाता है, तो दोस्तों भुवन कोश ये पंडित श्री मधुसूदन ओझा को कहा जाता है, ये आपका गलत है। यानी कि आपका जो उत्तर है वो विकल्प बी है, ठीक है। अगला है कि कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश में संबंधित है। तो रबातक अभिलेख दोस्तों ये पाया जाता है अफगानिस्तान में, विकल्प बी आपका सही है। 2 बेलनों की ऊंचाई में 2:3 का अनुपात है। 2 बेलन दिए गए हैं, ठीक है, 2 बेलन हैं, इनमें जो ऊंचाई है थोड़ी सी ज़्यादा कम है, 2:3 है। उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, जो ऊंचाई है ये 5 है तो ये 3 है, ठीक है। अब आपको पता ही है ना कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है तो इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है, क्या फार्मूला होता है फटाफट बताओ। तो ये होता है 2πRh, 2πRh। तो इसमें क्या करेंगे R1H1 करके बाई R2H2 कर देंगे, बाकी तो कट ही जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे ना उत्तर रख के तो उत्तर बनेगा आपका 10:9, यानी कि विकल्प इसका सी वाला सही था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म विषय संविधान का अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में ये जो ऑप्शन सारे हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में दी गई है, सही है।
भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा अनुच्छेद 52, ये सही है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कर रहे हैं 53 में, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है, 53 जो है इसमें कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है, जबकि 55 अगर होता तो ये सही रहता, यानी कि डी जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, लेकिन रटा हुआ होगा तभी। सही जवाब था इसका विकल्प बी, ठीक है ना, 3322.98 मेट्रिक टन, ये इसका सही जवाब था। 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था, तो ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ। सही आंसर इसका कौन सा था, ये वाला था 808,736.06 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाया था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है, निर्यात ई सत्यापन योजना। ई सत्यापन योजना शुरू हुई थी 13 दिसंबर 2021 में शुरू होती है। निर्यात बंधु योजना दोस्तों ये 2011 में शुरू हुई थी। पीएम कौशल विकास योजना ये कब शुरू हुई थी, आपको पता है, ये 2015 में शुरू हुई थी। और जेम योजना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम योजना, ये शुरू हुई थी 2016 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 1 3 4 वाला जो विकल्प है सही होगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये ऑप्शन सी, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म ग्रंथ विषय का सुमेलित है। त्रिपिटक दोस्तों आप जानते हैं जैन धर्म का नहीं बल्कि ये बौद्ध ग्रंथ है, तो ये आपका गलत हो गया। अंगुत्तर निकाय कह रहे हैं कि जैन धर्म, ये भी गलत है, ये भी आपका बौद्ध ही है, तो 1 और 2 तो आपके गलत हो गए। क्या कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सही है, तो सही तो मिलिंद पन्नो बौद्ध धर्म से संबंधित है किताब, सही है। भगवती सूत्र जैन धर्म का, ये भी सही है। 3 और 4 वाले जो विकल्प हैं ये सही है, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला है कि कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, तो व्यस्ततम समुद्री मार्ग दोस्तों ये है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये सबसे व्यस्त होता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो यहाँ पर जो क्रम बनेगा, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाला जो था केस, तो ये कब आया था, ये कब आया था, तो देखो इसका ना क्रम बिल्कुल सही सही है, 1850, इसको आप लगाएंगे 1850। और नीचे वाला कौन सा है, सतवंत सिंह वाला, तो ये था 1967 में। और ये मेनका गांधी वाला दोस्तों आया था 1978 में। और ये हुसैन आरा वाला आया था 1979 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इनका परिमाप 36 है, परिमाप कितना है 36 है, और इसको आप कैसे निकालेंगे, 3x धन 4x धन 5x, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 5 12x, ठीक है, 12x हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकाल लेंगे और जो भुजाएं आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी कौन सी प्राप्त होंगी, तो देखो यहाँ पर जो भुजा आपको मिलने वाली है तो एक मिलेगी आपको 15 हाइपोटेनियस, 12 और 9 मिल जाएगी। इसको आप वैल्यू पुट करिए, समकोण त्रिभुज बनेगा। वैल्यू क्या होगी 1/2 गुणे आधार, ये हो जाएगा 12, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। तो 2 छक्के 12 होता है, 12 9 कितना हो गया 6 9 54 हो गया, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक हाइड्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो एंजाइम नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन से बचाता है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प बी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। तो देखो शहरों में ना औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित पाई जाती है, लेकिन मौसमी ये गांव में पाई जाती है, तो विकल्प बी आपका उत्तर है। तनाकंद का सामान्य उदाहरण इसमें अगर आलू है, हाँ आलू बिल्कुल तनाकंद है, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं था, डी विकल्प सही है। और लास्ट वाला क्वेश्चन था कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया था। ये दोस्तों हुआ था 1988 में हुआ था, ठीक है ना, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम
इसमें जो एज लिमिट थी उसको घटाया गया था। तो आपका जो आंसर है ये कौन सा है, बी वाला आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप सेकंड शिफ्ट के लिए, अब आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप क्लिक करिए और सेकंड शिफ्ट का देखिए, या फिर आप पहला कमेंट चेक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।